हम लोग पढ़ रहे थे इंडेस 36 और उसमें बातें हो रही थी कहां तक बात हो गई थी? एलोकेशन की, है ना, कि गुडविल का एलोकेशन हमें कैसे करना है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि गुडविल का जो एलोकेशन है वो हमें कोशिश करनी है सबसे छोटे वाले सीजीयू पे करने की कोशिश करनी है, सबसे छोटे वाले सीजीयू पे। और उसके बाद कभी अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो और कभी अगर रीसेल हो तो हमें गुडविल को प्रोपोर्शनेटली उस सीजीयू की कैरिंग कॉस्ट में शामिल करना है और इससे काम होगी। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, ये बात तो है। मैं जरा भरत जी को फिर फोन करता हूं, वही बताएंगे। बैकग्राउंड साउंड बहुत ही तेज है। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए। आज हम लोग अब बात करने जा रहे हैं एलोकेटिंग कॉर्पोरेट एसेट टू कैश जनरेटिंग यूनिट। एलोकेटिंग कॉर्पोरेट एसेट टू कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है? सॉरी, कॉर्पोरेट एसेट क्या है? तो कॉर्पोरेट एसेट के बारे में बताया गया, अदर देन गुडविल कोई भी ऐसी चीज जो कैश जनरेटिंग यूनिट और बाकी कैश जनरेटिंग यूनिट को हेल्प करती हैं अपना फंक्शन करने में। कुछ एग्जांपल अगर मेरे से बात करेंगे आप, तो जैसे कि हेड ऑफिस की बिल्डिंग, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं। अब जो हेड क्वार्टर है वो किसी एक के काम थोड़े ना आता है। हेड क्वार्टर तो जितने भी सीजीयू सबके काम आता है। या जैसे डाटा प्रोसेसिंग की यूनिट्स या आईटी जिसको बोलते हैं, वो तो सबके काम आता है। रिसर्च सेंटर तो सबके काम आता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, हम उनकी बात आपसे करना चाहेंगे, ठीक है ना। इन सब की बात हम आपके साथ करना चाहेंगे। क्या ये सही है? चलिए, तो ऐसी जो एसेट्स हैं इनको किस तरीके से बांटा जाए और क्या ये इंपेयरमेंट लॉसेज में काम आएंगे, ये बातें हमें देखनी है। देखिए, हमारा एस कहता है कि बेसिकली ये वो चीजें हैं जो अपने आप में तो कैश जनरेट नहीं करती हैं और किसी एक सीजीयू से संबंधित भी नहीं होती। ये कई सीजीयू से बेटा संबंधित होती हैं। एक नहीं बल्कि कई सीजीयू से संबंधित होती हैं। किसी एक के बारे में आप नहीं कह सकते। थोड़ा साउंड में ठीक हुआ? ज्योति और सौरभ मुझे बताएं, थोड़ा बहुत ठीक हुआ? तो ऐसी सिचुएशन में they are tested for the impairment in context of the CGU in which these assets are belong। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि कितना सीजीयू है ये कॉर्पोरेट एसेट है। आप कॉर्पोरेट एसेट को आइडेंटिफाई कीजिए। मतलब आपके पास कितनी
R&D या रिसर्च या EDP और बाकी जो चीज़ें हैं आप उनको पहले आइडेंटिफाई कीजिए। और आइडेंटिफाई करने के बाद दो बातें होंगी, अगर ए पोर्शन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस टू दैट यूनिट, हम किसी यूनिट पे रीजनेबल तरीके से उसको एलोकेट कर सकते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में मतलब हमें ऐसा लगता है कि 3, 2 और 1 के रेशियो में हम बांट सकते हैं। ठीक है, 3, 2 और 1 के रेशियो में हम इसको बांट सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, इसको बोलते हैं कैन बी एलोकेटेड। नहीं होता है कि भाई देखो आपने ओवरहेड पढ़ा होगा कि भाई जनरल डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है अगर हम कुछ ऐसा बेस या कोई ऐसा कॉस्ट ड्राइवर लेके बांट सकते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग में भी अगर इंटरनल मैनेजमेंट ऐसा समझती है कि हम डिवीजन कर सकते हैं, बेसिकली इस रिसर्च डिपार्टमेंट का 3 हिस्सा ये इस्तेमाल करते हैं, 2 वो करते हैं, 1 वो करते हैं, कुछ इस तरह से एलोकेशन अगर हो सकता है, तो ऐसे में हमें उस कॉरपोरेट एसेट्स के उतने पोर्शन को उस CGU के साथ अटैच कर देना है, और अटैच करने के बाद तब हम CGU के रिकवरेबल अमाउंट का पता लगाएंगे और फिर हम उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है ना, ये है फर्स्ट पॉइंट कि जब एलोकेशन हो सकता है। आइए इस बात को एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सब लोग अपने असाइनमेंट निकालिए तो जरा। यहाँ पे ना दोस्त ये नया सेटअप किया गया है ग्रेटर नोएडा में, तो थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हैं और टेक्निकल टीम के लोग भी थोड़े से घर चले गए हैं, कोई रेड जोन में फंस गया है, तो बड़ा मतलब अजीब सा सिचुएशन हो गया है। तो हम ही लोग सब अभी संभाले हुए हैं, पढ़ना भी, पढ़ाना भी, टेक्निकल इशू भी, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, प्लीज़ बियर विथ मी। इंटेंशन बिल्कुल बेटा क्लियर है कि आपको ये सारी बातें करानी है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, आइए AS 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। अभी ये क्या कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स हो के आप 10 बजे 11 बजे तक पढ़िए ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई मारा मारी या टेंशन की बात नहीं है। नहीं होता है, कोरोना ने हम लोग को बिखरा दिया है। ये तो भला हो मतलब यूट्यूब का और आजकल इंटरनेट की जो चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत हम आपसे संपर्क बनाए रख रहे हैं, वरना तो बिल्कुल संपर्क ही टूट जाता और सब कुछ पड़ा का पड़ा रह जाता। देखिए सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि अर्थ इंफ्रा हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट, अर्थ इंफ्रा हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट X and Y, नो गुडविल विद इन द ग्रुप। गुडविल का क्वेश्चन भी करेंगे और कॉर्पोरेट एसेट के साथ करेंगे। द कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU एंड CGU A की कैरिंग वैल्यू जो है वो है 20 मिलियन और B की कैरिंग वैल्यू है 30 मिलियन। यहां पे XY है, यहां पे AB कैसे हो गया? कोई एक ही होना चाहिए ना, देखने दीजिए मुझे जरा स्टडी में। AB होगा बेटा, गलत हो गया है, ठीक कर लीजिए। यहां भी AB होगा, स्टडी में ठीक कर लीजिए, मिसप्रिंट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैश जनरेटिंग यूनिट A और B है। देयर इज नो गुडविल विद इन द ग्रुप, कैरिंग वैल्यू, द कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU A इज 20 मिलियन एंड CGU B इज 30 मिलियन।
ठीक है। द कंपनी हैज एन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड एज हेड क्वार्टर एंड नॉट इंक्लूडेड इन अबव वैल्यू, इस वैल्यू में शामिल नहीं है। कैन बी एलोकेटेड टू द यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट। ये कैरिंग अमाउंट देख रहे हैं 20 और 30, इसी के रेशियो में इस ऑफिस बिल्डिंग को बांटना है 20 और 30 के रेशियो में। तो कह सकते हैं 20/50 और 30/50। तो ये इसका एलोकेशन होना है 4 मिलियन और 6 मिलियन। ठीक है मित्र, और आगे चलें। द रिकवरेबल अमाउंट इज 18 मिलियन एंड 38 मिलियन। आपको बताना है कि क्या ए और बी इंपेयर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो देखिए, ये पहला केस है जिसमें हम एलोकेट कर पाते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो करें, देखिए ना, अपना 20 और 30 था, 4 और जोड़ लीजिए 24 हो जाएगा, 6 और जोड़ लीजिए 36 हो जाएगा, और फिर उसको कंपेयर कीजिए 18 और 38 से, है ना। चलिए खूब बढ़िया से लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्त, स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। पहले मैं बताता हूं क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। देखिए, ये ए है और ये बी है। कैरिंग अमाउंट है ऑफ CGU कितना है 20 मिलियन, ऑल फिगर्स आर इन मिलियन, और 30 मिलियन। टोटल कितना हो गया 50 मिलियन हो गया। ठीक है ना, टोटल 50 मिलियन हो गया। चलिए, अब आप जरा उसको बांट के दिखाइए तो क्या बात हो रही है। अब बांट के दिखाइए। कॉर्पोरेट एसेट, हमारी कॉर्पोरेट एसेट कितनी है? कॉर्पोरेट एसेट है 10 मिलियन, जिसको हमें बांटना है 20 और 30 के रेशियो में। 20 और 30 के रेशियो में बांटना है, तो जरा बांटिए 20 और 30 के रेशियो में, बांट के देखिए। हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट एसेट 20 और 30 के रेशियो में बंटने पे ये हो जा रहा है 4 और 6। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? क्योंकि बेचारा कॉर्पोरेट एसेट नो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। आपको याद है ओवरहेड जो इंटर में पढ़ते थे कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट अगर है तो सर्विस डिपार्टमेंट का तो कोई प्रोडक्शन होता नहीं है, तो उस बेचारे के खर्चे भी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाले जाते हैं। उसी तरह से गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट, ये दोनों भी अलग से इंडिपेंडेंट कैश फ्लो तो जनरेट करते नहीं हैं, और चूंकि अलग से इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करते, इसीलिए हम इनको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कैसे किया जाए, बांट के दिखाइए। ये हो गया 24, ये हो गया 36, ये हो गया 60। अब जरा सा यहीं पे लिखिए आप रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट बताइए दोस्त, रिकवरेबल अमाउंट बताइए आप। कितना कितना है? 18 और 38।
मुझे बताए कोई इम्पेयरमेंट लॉस किस वाले में हुआ है, बताए कोई किस वाले में इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है और किस वाले में नहीं हुआ है, प्लीज टेल मी। बताइए किस वाले में इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है और किस वाले में नहीं हुआ है, जल्दी से बताइए, टेल मी। आंसर बताइए दोस्तों। जो बच्चे भी लाइव देख रहे हैं प्लीज आंसर दें, तभी तो मजा आएगा ना। खेल का असली मजा साथ खेलने में है, अकेले में नहीं। सौरभ बता रहे हैं कि इम्पेयरमेंट ए का है 6 और बी का है नहीं। निबंधन भी बता रहे हैं 6 का। अब ये किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गुडविल में अगर हो तो सबसे पहले कहां से लेस करते हैं, गुडविल से, लेकिन कॉर्पोरेट एसेट में ऐसा नहीं है। लिखिए एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। फर्स्टली मैंने कहा था गुडविल, लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल तो है नहीं, तो गुडविल से ना करके अब हम क्या करेंगे, बैलेंस लॉस टू बी अपोर्शन यूनिफॉर्मली on carrying amount basis from all assets of that CGU and allocated corporate asset, allocated corporate asset. अब इस क्वेश्चन में देखिए मित्रों, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं देख रहा हूं कि ये 6 का जो लॉस हुआ है ये बेसिकली 20 और 4 इसी के ऊपर हुआ है ना। तो हम इसको ऐसे बांटेंगे, कॉर्पोरेट एसेट्स पे 4/24 और अदर एसेट्स पे, यानी कि गुडविल की तरह पहले सब कुछ कॉर्पोरेट एसेट में नहीं डालेंगे। गुडविल तो इंटेंजिबल है, कॉर्पोरेट एसेट तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कुछ भी हो सकता है।
इसीलिए इसको अदर एसेट की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। तो ये रहा एलोकेशन। और फिर उसके बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट मेरे से पूछेंगे आप, ये तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 4 था ना, 4 था, तो 4 से घट के 3 हमारे हिस्से में आ जाएगा, और 20 था, 20 से घट के 15, टोटल 18। तो याद रहेगा सबको कि अगर कभी इम्पेयरमेंट की अगर कभी कॉर्पोरेट एसेट की बात हो तो कैसे करनी है। एलोकेशन भी जरा ध्यान से लिख लीजिए, सबका हो जाए तो मुझे थम्स अप दीजिएगा कि हाँ सर अब आगे बढ़ सकते हैं। ये टाइम भी सही है, आप भी अपने पूरे दिन के काम निपटा लेते हैं, मैं भी अपने पूरे दिन का काम निपटा के खेल ओल के एकदम बढ़िया। आज अरविंद सर आए थे, और भी जो यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं सबके साथ उन्होंने क्रिकेट खेला, कुछ दौड़ भाग किया, पसीना हुआ, फिर पकौड़े खाए, और फिर फ्रेश नहा वहा के स्नान करके तब आप लोगों के साथ फिर मस्ती कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना और दुनिया का दूसरा सबसे आसान काम पढ़ाना। तो आप भी जम के पढ़ते रहिए और मैं भी आपको जम के पढ़ाता रहता हूँ। चलिए, निबंधन ने कहा सर हो गया, तो आगे चलें। आइए दोस्तों, अब दूसरी बात पढ़ते हैं कि भाई किसी कारण से मान लीजिए कि एलोकेट नहीं हो पा रहा, भाई कॉर्पोरेट एसेट्स को हम आर्बिट्रेरी बेसिस पे एलोकेट नहीं करना चाहते, क्लियर कट बेसिस पे एलोकेशन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, पढ़िए। देखिएगा दोस्तों जरा, ये दूसरा स्टेप है कि जब कॉर्पोरेट एसेट्स को हम एलोकेट नहीं कर सकते ऑन ए रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, बांटने को ऐसे क्या नहीं बांट सकते, लेकिन वही ओवरहेड वाली बात, हम नहीं बांट पा रहे हैं एक रेशनल बेसिस पे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो तरह से बात होती है। सबसे पहले तो कंपेयर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द यूनिट एक्सक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट टू द रिकवरेबल अमाउंट, और अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो पहले उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए। इफ देनी इंपेयरमेंट लॉस उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन में 20 था, है ना, 20 तो था ना भाई, और रिकवरेबल अमाउंट था 18, तो 2 का लॉस तो पहले ही मान लीजिए विदाउट कंसिडरिंग, क्या, विदाउट कंसिडरिंग दिस, बिना कॉर्पोरेट एसेट को कंसिडर किए हुए आप पहले मान लीजिए। ये पहला स्टेप याद रहेगा, भूल जाइए कि कॉर्पोरेट एसेट है भी, कॉर्पोरेट एसेट को रखिए साइड में क्योंकि हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, और बगैर कॉर्पोरेट एसेट को देखे हुए हम पहले अपना कंपैरिजन करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द CGU विद द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट CGU विदाउट कंसिडरिंग द कॉर्पोरेट एसेट। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 2 का लॉस तो हमने ले लिया, बहुत ही प्यारा है। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट ग्रुप
ऑफ CGUs, मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट्स हम ऐसे थे तो कॉरपोरेट एसेट का एलोकेशन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने थोड़ा CGU को बड़ा करना शुरू किया। क्या अब कॉरपोरेट एसेट का एलोकेशन हो पाएगा? नहीं, तो और थोड़ा बड़ा किया, अब तो हो पाएगा। और नहीं तो थोड़ा और बड़ा किया, तो अब तो हो पाएगा। अब जाहिर है कॉरपोरेट एसेट है तो इन्हीं CGU के लिए, लेकिन बहुत छोटे छोटे थे तो हम बांट नहीं पा रहे थे, तो उनके बड़े बड़े ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। जैसे एक आर्टिकल मान लीजिए कोई डिमांड करता है ऑफिस में, तो कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। लेकिन 3-4 आर्टिकल अगर मिल के जाएँ और बॉस को थोड़ा प्यार से रिस्पेक्ट दे के कोई जेन्युइन बात कहें कि सर जो चाय आती है उसमें दूध नहीं होता, तो बॉस का हो सकता है दिल पिघल जाए और वो थोड़ा चाय की क्वालिटी बढ़ाने के लिए चाय वाले को बोल दें कि भाई कभी कभी दूध डाल दिया करो थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक बात कोई बोलेगा तो कोई नहीं सुनता, लेकिन 2-4 लोग बोलें। अब मान लीजिए 2-4 गर्ल्स आर्टिकल हैं, उन्होंने बॉस को प्यार से बोल दिया कि सर यहाँ बड़ी गर्मी है, हम लोग तो यहाँ पर बड़ी परेशान हो रहे हैं। अब बॉयज बोलेंगे तो बॉस बोला चल बैठ उधर, हो सकता है पंखा भी बंद करवा दे। लेकिन गर्ल्स बोलें तो थोड़ा बॉस को लगता है, तो हो सकता है कि AC लग जाए या AC की सफाई हो जाए या AC की रिपेयरिंग हो जाए या AC में गैस डलवा दिया जाए। तो वही वाली बात है, एक की बात नहीं होती, लेकिन 2-4-5 लोग मिल जाए तो कोई काम हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों हमें यहाँ देखना है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है ना, कि जब तक नहीं होता तब तक CGU में और CGU को जोड़ते जाइए। A smallest group of cash generating unit to which a portion of carrying amount can be allocated on a reasonable and consistent basis। और तब उसके बाद carrying amount of that group of CGU याद रखिए has to be including the portion of corporate asset के पोर्शन को शामिल करके with the recoverable amount of the group, with the recoverable amount of the group, ठीक है। आप उसको कंपेयर करें और अपने लॉसेज वगैरह का पता लगाने की कोशिश करें। मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के थ्रू इस पोजीशन को देखिए, आपको मजा आएगा। ये क्वेश्चन है, सबके पास है ना भाई? ये टेस्ट योर नॉलेज पेज नंबर में बता देता हूँ, आपके स्टडी से ही मैंने भी रखा है। स्टडी मेरे पास एकदम है, अभी ओपन है। कहता है कि हमारे पास कैश जनरेटिंग यूनिट है ABC और कैरिंग अमाउंट है 500, 750 और इतना, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 10, 20 और 20। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सबकी यूजफुल लाइफ बराबर नहीं है, कोई कम कोई ज़्यादा। कंपनी है 2 कॉर्पोरेट एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ 20 है। देखिए इसकी यूजफुल लाइफ 20 है और इसकी यूजफुल लाइफ 10 है, यानी कि लाइफ में थोड़ा फर्क हो गया। इसको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलें आगे। देखिए कॉर्पोरेट एसेट X है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 600। द कैरिंग अमाउंट ऑफ X कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। ये केस 1 है ना, एलोकेट हो सकता है। एक Y है,
कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। ये है केस 2। तो एक केस 1 है और एक है केस 2। चलें आगे। देखिए दोस्तों, आपका रिकवरेबल अमाउंट आपके सामने दिया हुआ है। क्या जेनेटिक यूनिट ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। आपको बताना है क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है। डेसिमल पॉइंट को ध्यान नहीं देना, राउंड ऑफ करके चलना। तो जरा क्वेश्चन को 1 मिनट सब लोग देख लीजिए। दोनों केसेस में कवर है। हमने पढ़ा था ना, 2 केस होते हैं। पहला केस पढ़ा था जब एलोकेट हो सकता है, और दूसरा केस पढ़ा था जब एलोकेट नहीं हो सकता है ना। कैन बी एलोकेटेड वाला एक केस पढ़ा था, और एक दूसरा केस हमने पढ़ा था व्हेन इट कैन नॉट बी एलोकेटेड। ये 2 सिचुएशन थी ना। एक था कैन बी एलोकेटेड, एक था कैन नॉट बी एलोकेटेड। चलिए पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। सबने पढ़ लिया? तो देखिए, हम एक्स को तो बांटेंगे, और एक्स को हमने बांटने का तरीका ये सीखा था कि इसके बेसिस पे बांटेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, यूजफुल लाइफ में फ़र्क है। ये तो 10 साल ही चलेगा, तो इस बेचारे पे पूरा बर्डन तो नहीं आना चाहिए। तो 2 तरीके हैं। या तो एक तरीका है कि इसको इतना ही रहने दीजिए और इसको आधा कर लीजिए, क्योंकि 10 साल ही बेचारा काम आएगा। या एक तरीका है कि भाई ये जो है इसको डबल कर लीजिए, आपकी मर्जी, और तब उस जो रेशियो आए उस रेशियो में 600 को आप बांट दीजिए। तो चलिए, जैसा स्टडी में किया है वैसा हम आपको करा देते हैं। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर, टेस्ट योर नॉलेज 2, और आप लिख भी लीजिए पेज नंबर 7.258। कोई बुराई नहीं लिखने में। हाँ, वही वाली बात, जैसे हम लोग निकालते हैं ना कहीं भी इक्विवेलेंट, बिल्कुल उसी तरह से बात करनी है। स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। After allocation of allocable corporate assets, allocation of corporate assets, ठीक है दोस्त। ए बी सी टोटल ना करें तो भी चलेगा, टोटल का ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है। रेशियो वगैरह क्लिक करना हो तो कर लीजिए। अब देखिए, यूजफुल लाइफ में पंगा है,
ये है 10 ईयर्स, ये है 20 ईयर्स और ये है 20 ईयर्स। तो इसको अगर हम वेट देना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 2 2, और कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU कितना है, 500, 750 एंड 1100। तो क्या आप इक्विवेलेंट बता सकते हैं? कैरिंग अमाउंट ये तो 500 ही रहेगा, ये 1500 हो गया मल्टीप्लाई होके, और ये 2200 हो गया। बस इसका अगर कोई रेशियो बनाना चाहे तो क्या रेशियो बनता है, 5, 15 और 22। इसी रेशियो में कॉरपोरेट एसेट्स X जो एलोकेट होने के लायक है उसको बांट दीजिए, और X की वैल्यू कितनी है, 600। चलिए मुझे बांट के बताइए। ऑल फिगर्स आर इन करोड़, 600 करोड़। यही हुआ था ना, जो बांट सकते हैं उसको बांटिए। 600 करोड़ को 5, 15 और 22 के रेशियो में बांट के दिखाइए। कितना आ रहा है, हाँ चलिए मैं ही बांटता हूं, आप में से तो किसी ने बताया नहीं बांट के। मैं देख रहा हूं ये आ रहा है 71, ये आ रहा है 214, और लास्ट वाला देखता हूं, $314। तो ऐसे कर लेते हैं, 72, 214 और 314, टोटल 600 तो हो ही जाएगा। ये आ रहा है, आप भी करके देखिए। और कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU भी देख लीजिए, CGU। तो मैं देख रहा हूं कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU है, आप सही है दोस्त, मैंने एक को बढ़ा दिया ताकि टोटल 600 होना चाहिए ना। ठीक है सौरभ जी, तो ये तो दे रखा है हमें, कितना कितना दे रखा है कैरिंग अमाउंट, 500, 750 और 1100। चलिए साहब इसको जोड़ लीजिए, टोटल कैरिंग अमाउंट 572, 964 और 1440, ये आ रहा है ना। अब मुझे बताइए
कितना है रिकवरेबल अमाउंट? और मैं देख रहा हूं रिकवरेबल अमाउंट है 600, 900 और 1400। इम्पेयरमेंट लॉस बताइए मेरे बच्चों। यहां तो रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है मतलब नहीं है। यहाँ 64 है और यहाँ 14। अब एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी कर लीजिए। जानते हैं किस रेशियो में होगा? इसी रेशियो में तो होगा, है ना? सही है ना? तो बांटिए 214 और 750 के रेशियो में 64 को। 64 कॉर्पोरेट एसेट एंड अदर एसेट। तो खैर यहाँ तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जो 64 है वो बटेगा 214 और 750। चलिए आप लोग बताइए मुझे जरा। दो 214 750 964 कितना आ रहा है? 14। और जो बच गया ये आ रहा होगा 50। इसी तरह से इस 14 को इसी रेशियो में बांटना है ना, 314 और 1100। चलिए बांट के दिखाइए। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग करते ना तो मुझे आसानी होती, फिर मैं समझाने पे ज़्यादा ध्यान देता। तो थोड़ा फुर्ती दिखाइए। ऑफिस से आप लोग आए होंगे, थके होंगे, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर डिनर उनर हो गया हो तो थोड़ा फुर्ती लाइए, नहीं तो पानी पी के ही काम चलिए। आर्टिकलशिप में क्या करेंगे? हम लोग भी दोस्त जब पढ़ते थे तो जाहिर है उस समय यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम तो था नहीं, खुद से ही खाना वाना बनाना पड़ता था। तो हम लोग ने भी टाइम तय कर रखा था। 6 बजे से हम लोग की उस समय फेस टू फेस क्लासेज होती थी। तो मैं दिल्ली में कहीं भी आर्टिकलशिप करता था, सर से हमने पैर पकड़ कर रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें ऐसे छोड़ दीजिएगा कि हम 6 बजे ITU आ सकें और 6 से 8 अपनी क्लासेज हम लोग एकदम रेगुलर बेसिस पे साल भर करते रहे। अब 6 बजे ना सही तो कम से कम ऐसे आइए कि 8:30 में घर पहुंच जाए, है कि नहीं? और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते रहिए जब तक आपका FR का कोर्स नहीं खत्म होता, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग अपना फिर घर आते थे 8:30 तक। फिर उसके बाद डिनर बनाते थे। उस ज़माने में सब लोग बनाते थे, ऐसा नहीं कि मैं ही बनाता था। और अच्छा था, पौष्टिक था, साफ सुथरा था।
उसके बाद जल्दी से डिनर निपटा के 9:15 हमें ध्यान है कि हम लोग फिर थोड़ा होमवर्क वगैरह करने बैठ जाते थे। 9:30 बहुत हुआ तो 9:30 तक, 1 घंटा काफ़ी है, खाना 2-3 लोगों का बनाना और खाना कोई बड़ी बात नहीं है मिलके। और 9:30 से लेकर, अब गर्मी का टाइम है, पंखा होता था, बेतहासा गर्मी लगती थी, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि जुनून था, करना है तो करना है। मेरे साथ ना मेरे मोहल्ले का एक छोटा बच्चा आ गया था, छोटा भाई समझ लीजिए, वो फाउंडेशन में था और मैं सीए फाइनल में था, वो सीए फाउंडेशन में था। अब एक ही रूम था हम लोगों का, वो मुझे देख के पढ़ता था, उसको लगता था कि भैया डांटेंगे, उनका ये जुनून था। और मुझे शर्म आती थी कि यार फाउंडेशन का बच्चा बैठा हुआ और मैं उठ रहा हूँ, मेरा सीए फाइनल है, मैं तो चार्टर्ड बनने वाला हूँ 4 महीने 5 महीने में। यही गर्मी का टाइम था, मई जून, और मेरा एग्जाम था नवंबर 96 में। तो हम दोनों भाई, हम लोग 3-4 साल गैप रहा होगा, वो फाउंडेशन में थे, फाइनल में थे, दोनों भाई जम के पढ़ते थे। और पता है उनको एक बार में उनका फाउंडेशन हो गया, मेरा एक बार में फाइनल हो गया 11 बजे तक। उसके बाद शरीर साथ नहीं देता था दोस्त, उसके बाद हम लोग खुद ही सो जाते थे। लेकिन हाँ, दिमाग के अंदर एक बात फिट करके सोते थे कि सुबह उठना है, और सुबह 5:30 में हम लोग उठ जाते थे। मुझे ध्यान नहीं कभी उस जमाने में कौन सा मोबाइल था, अलार्म क्लॉक आता था लेकिन हम लोगों ने खरीदा नहीं था, वो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। 5:30 में उठ गए, हम लोग क्रिकेट जब खेलते थे तब उठते ही थे अपने शहर में, और आराम से 8:30 तक कौन कर लेगा डिस्टर्ब। जैसे अभी आप एफआर पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना ली, थोड़ा रिवाइज कर लिया, थोड़ा याद कर लिया, 8:30 तक अपना सुबह में पढ़ लिया। ये फाइनल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। 8:30 के बाद थोड़ा अपना खाना वाना बनाया और सब करके 9:30 बजे निकल गए। उस समय ना सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, विश्वास जानिए बहुत टाइम खा जाता है हमारा। हम फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टाइम खा जाता है। अब तो ज़िंदगी का पार्ट है तो हम ये नहीं कहेंगे अब छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा कंट्रोल वे में रखिए अभी, जब तक कि आप मंजिल बेटा अचीव नहीं कर लेते। और एक बार ये डिग्री मिल जाए फिर उसके बाद 2-4 फोन गले में लटका कर रखिए ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा दीवानगी आप लोग दिखाइए, कैलकुलेशन दिखाइए मुझे, तो मुझे भी ज़रा मज़ा आए कि बच्चे जो हैं सब जागरूक और जिंदा बच्चे हैं, जिनका सबका अपना सपना है, सबका अपना मुकाम हासिल करने की जिद है, तो मज़ा आए बेटा काम, ठीक है ना। चल, सबने बांट लिया। अब आइए, अब ये तो वो था जो एलोकेट हो रहा था, लेकिन उसका क्या जो एलोकेट नहीं हो रहा था, लौट के आइए। तो जो एलोकेट नहीं हो रहा था ये 200, उसके बारे में हम क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिए कि अगर एलोकेट नहीं हो पा रहा तो 3 स्टेप आपको करने हैं। पहला कि इंडिविजुअल कंपैरिजन कर लीजिए, डन, ये तो हम लोगों ने कर लिया, और जो इम्पेयरमेंट लॉस निकालना था वो निकाल भी दिया, हो गई बात। अब चलते हैं नंबर 2, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट that include the cash generating unit under review and which a portion of the carrying amount of the corporate asset can be allocated on reasonable basis। अब हम ग्रुप के साइज को बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक कि वो कॉर्पोरेट एसेट इसके अंदर एलोकेट ना हो सके, ठीक है। और उसके बाद उस ग्रुप के कैरिंग अमाउंट को, जिसमें कॉर्पोरेट एसेट भी होगा, हम रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द ग्रुप, देखिए अब बात ग्रुप ऑफ सीजीयू की हो रही है, ये जो था ये था सीजीयू की बात, यानी कि इसकी या इसकी बात, और अब किसकी बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है ना। तो ये जो 200 हमारा है, ध्यान दें, जो जिसका कैरिंग अमाउंट हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम तीनों के ऊपर
डालेंगे। हमारे पास क्या रास्ता है, तीनों का इकट्ठा डालेंगे। तो आइए लिखिएगा तो जगह छोड़ के। Calculation of impairment loss considering non allocable corporate asset. Assuming corporate asset Y can be allocated only to the ग्रुप एक्स, ये था ना, क्या नाम था, बी एन सी। इससे छोटे में हमसे बात नहीं हो सकती, ए बी एन सी। ठीक है, देखिए हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ए बी सी कॉर्पोरेट एसेट एक्स, कॉर्पोरेट एसेट वाई एंड टोटल। देखिए ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट था 500, 750, 1100, 600 एंड 200। अब हमने इसमें इंपेयरमेंट लॉस चेक कर लिया है और ये पाया है कि भाई इस वाले में कितना हिस्सा आया था, देखूं जरा मैं, 50 है ना, और इसका 14, कॉर्पोरेट इसका 14 प्लस 3 17, और इसका 50 और इसका 11, 50 11 कितना था, 14 प्लस 3 17। ये तो हो गया जी कार्यक्रम जो हो चुका है। तो हम लिखेंगे कैरिंग अमाउंट, इसको बोल सकते हैं स्टेप 1 कैरिंग अमाउंट या रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट। रिमेनिंग carrying amount after step 1। तो ये 500 है, ये 700 है, और ये कितना है 1089 होगा, और ये कितना आएगा 583 आएगा, ये 200 आएगा। जरा एक बार टोटल करिए इसका, मैं ही कर, चलो मैं करता हूं टोटल। आइए दोस्तों,
करिए जरा। थ्री 072। और अब मुझे बताइए, व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द ग्रुप? ग्रुप का रिकवरेबल अमाउंट क्या है? तो ध्यान दीजिए, एबीसी तीनों का मिला के मैं देख रहा हूं 3200 है। एबीसी तीनों का मिला के 3200 है। तो फिर ठीक है, रखिए यहां पे 3200 and tell me impairment loss. $72 और इसका एलोकेशन भी बताइए। इसी रेशियो में एलोकेशन होगा। ये देख रहे हैं दोस्त, एलोकेशन। तो 72 का जो लॉस है ये इसी रेशियो में एलोकेट किया जाएगा। $500, $700, $1089, $583 एंड $200। कोई बताए मुझे जरा, एलोकेट करके बताइए, अच्छा लगेगा मुझे। आप में से कोई भी दोस्त अगर एलोकेट कर सकता है तो प्लीज मुझे एलोकेट करके बताइए। आई विल फील वेरी हैप्पी। ये कितना बताया आपने? अच्छा, लॉस तो होगा ही नहीं, सॉरी। पहले ये बताइए आपने कितना बताया? इतना नील। लॉस नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि ये 3200। ठीक है, लॉस नहीं होगा, नो लॉस। लेकिन मैं कहता हूं अगर लॉस हो जाता, मान लीजिए रिकवरेबल अमाउंट 3000 होता, मान लीजिए, तो जो 72 का लॉस होता ना, वो इसी रेशियो में बांटा जाता। यहां तो लॉस नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि बाय द वे लॉस होता तो इसी रेशियो में बांटा जाता। पॉसिबल है? चलिए लौट के चला जाए। आइए, एक छोटी सी बात और है जो मैं अब बच्चों के साथ पढ़ना चाहूंगा। कि भाई कैसे हम इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं, बट एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि देखिए, जब भी कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो तो उसका एलोकेशन करते समय हम सबसे पहले गुडविल को लेस करते हैं। याद आ रहा है?
वी रिड्यूस द गुडविल फर्स्ट, यही बताया था। और जब गुडविल का एलोकेशन हो जाता है देन टू द अदर एसेट ऑफ द यूनिट ऑन प्रोराटा बेसिस ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ईच एसेट इन द ग्रुप इंक्लूडिंग कॉरपोरेट एसेट, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉरपोरेट एसेट। कि इम्पेयरमेंट लॉस जो है उसको एलोकेट करने के लिए हम पहले गुडविल में बात करते हैं और उसके बाद हम जो भी उस ग्रुप की एसेट्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेट एसेट ही क्यों ना हो, एलोकेटेड कॉरपोरेट एसेट, हम उस सब के ऊपर प्रोराटा बेसिस पे करते हैं। सबने देख लिया? अब आगे आइए। क्वेश्चन 12 किया था क्या हम लोगों ने? देखने दीजिए मुझे जरा। और याद रखिए सीजीयू के हिस्से में जो लॉस आया है वो उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि हमने ए बी सी इसके ऊपर लॉस बांटा, कॉर्पोरेट एसेट के ऊपर लॉस बांटा, गुडविल के ऊपर लॉस बांटा। अब मान लीजिए कि ए है, ए को लॉस मिला 50, लेकिन ए भी तो ग्रुप ऑफ एसेट है, तो ये 50 जो है ये ग्रुप ऑफ एसेट में बटेगा। The amount of impairment loss that would have been located to the asset should be located pro rata to the other asset of the unit, ठीक है ना? वो सबके ऊपर बटेगा। हम लोगों ने 24 किया था क्या? ट्वेंटी 24 तो किया था, 12 नंबर किया था क्या? देख लेता हूं मैं एक बार। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जरा उसे लिखिए तब बात करेंगे। आइए, देखिए, इफ एंड नोट लिख लीजिएगा। इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कंपेयर करते हैं रिकॉग्नाइज the impairment loss
if carrying amount exceeds the fair value. Less cost of disposal. And result of allocation प्रोसीजर, जो हमने एलोकेशन किया था कॉर्पोरेट एसेट और गुडविल का, उसके चलते जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है, उस बात को ध्यान देते हुए अगर आपका कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज़्यादा है तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन नो इम्पेयरमेंट लॉस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया और बारीक पॉइंट है, इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एसेट इफ related CGU is not impaired. Even if fair value less cost of disposal, ऐसे करते हैं, even if carrying amount of asset exceeds fair value less cost of disposal। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकल पा रहा क्योंकि उसकी वैल्यू इन यूज नहीं पता चल रही। तो एस कहता है कि वैल्यू इन यूज अगर नहीं पता चल रही है कोई बात नहीं, आप उसकी फेयर वैल्यू लो और उसकी कर अमाउंट लो, फेयर वैल्यू लो और करेंट अमाउंट लो और उस इंडिविजुअल एसेट्स का इंपेयरमेंट आप कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो एसेट किसी न किसी ग्रुप का तो पार्ट होगा, तो जिस भी सीजीयू का पार्ट है, अब चेक करना है कि क्या इस एसेट्स के चक्कर में वो सीजीयू इंपेयर्ड हुआ है। अगर इंपेयर हुआ है तो इंपेयरमेंट मानिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इंपेयरमेंट नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए टीम में 5 लोग काम करते हैं, एक आदमी थोड़ा सा कम काम कर रहा, फिर भी ग्रुप पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ग्रुप के बाकी लोगों ने काम संभाल लिया है, तो इसमें हम उस पर्सन की इंपेयरमेंट काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो पर्सन किसी सीजीयू का पार्ट नहीं है तो हम उसकी फेयर वैल्यू से, वैल्यू नहीं तो निकल नहीं पा रही है, फेयर वैल्यू से ही उसका इंपेयरमेंट कर देंगे। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एसेट किसी सीजीयू का पार्ट है तो देखना है कि उस सीजीयू का इंपेयरमेंट हुआ है कि नहीं। अगर सीजीयू का इंपेयरमेंट हुआ है तो इंडिविजुअल एसेट्स की बात भी करनी है, भले ही उसकी वैल्यू न्यूज पता नहीं चल पा रही हो। और अगर वो सीजीयू का पार्ट नहीं है, अकेले है, तो हम वैल्यू न्यूज का अगर नहीं भी पता चल रहा तो फेयर वैल्यू के बेसिस पे हम इंपेयरमेंट की बात कर लेंगे। पूरी इस बातचीत का निचोड़ क्या रहा ये समझने के लिए आइए दोस्तों हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 12, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आइए इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं, बहुत सुंदर है।
लीजिए साहब इलस्ट्रेशन 12, मशीन हैज सफर्ड फिजिकल डैमेज बट स्टिल वर्किंग। कई बार मोबाइल गिर के टूट जाता है, फिर भी आवाज तो दे ही रहा होता है। ऑल्दो नॉट वेल एज बिफोर इट वाज डैमेज्ड, लेकिन वो मोबाइल वो वाला नहीं रहता जो टूटने से पहले था। द मशीन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। भाई मशीन की जो फेयर वैल्यू है वो इसकी कैरिंग अमाउंट से कम है, हमें पता है। वैल्यू न्यूज तो नहीं पता चल रहा, लेकिन कैरिंग अमाउंट से कम है उसकी फेयर वैल्यू। द मशीन डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, मशीन अलग नहीं है। द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट ऑफ एसेट यानी कि CGU that include the machine and generate cash flow is largely independent of the cash flow of other asset, है ना, of the product line to which machine belongs, and recoverable amount of product line shows that product line taken whole together is not impaired। यही तो टीम का फायदा है। भाई देखो क्रिकेट टीम होती है, 11 लोग होते हैं, हो सकता है 1-2 लोग 0 पे आउट हो जाए, 2-4 रन पे आउट हो जाए, तब भी टीम जीत जाती है क्योंकि बाकी लोग संभाल लेते हैं। तो यहाँ भी यही है कि जो मशीन है ना, ये बेसिकली एक ग्रुप का पार्ट है। मशीन थोड़ा डैमेज हो गया है, लेकिन कैलकुलेशन कहता है कि इसके बावजूद भी इतना कम रिकवरेबल अमाउंट नहीं हुआ है ये ग्रुप CGU कि हमें कोई मतलब हमारा रिकवरेबल अमाउंट अभी भी कम नहीं हुआ है, ग्रुप अभी भी इम्पेयर्ड नहीं हुआ है। तो एजम्पशन 1 है बजट एंड फोरकास्ट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, नो कमिटमेंट टू रिप्लेस द मशीन। हम उस मशीन को रिप्लेस करने नहीं जा रहे, वो मशीन अभी भी हमारे पास बना रहेगा। ठीक है, वो मशीन अभी भी हमारे पास बना रहेगा। और दोस्तों अगर वो मशीन अभी भी हमारे पास बना रहेगा और पूरा CGU अगर नहीं हुआ है तो क्या ये सेकेंड पार्ट नहीं हो गया? नो इम्पेयरमेंट इफ रिलेटेड CGU इज नॉट इम्पेयर्ड इवन इफ कैरिंग अमाउंट इज लेस। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ हम कहेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नो इम्पेयरमेंट। रीजन वही है जो लिख दीजिए, बिकॉज द रिलेटेड CGU इज नॉट इम्पेयर्ड। और जब तक रिलेटेड CGU इम्पेयर्ड ना हो तब तक हमें इसे रिड्यूस करने की जरूरत कतई भी नहीं है। सही है मित्रों, चलें आगे। आइए दूसरा केस पढ़िए। बजट या फोरकास्ट कहता है कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन एंड सेल इन नियर फ्यूचर एंड कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज टिल डिस्पोजल आर नेग्लिजिबल। अच्छा, अब देखिए हम रिप्लेस कर देंगे यानी कि उसको टीम से निकाल देंगे। खिलाड़ी घायल हो गया है, क्या करेगा वर्ल्ड कप में रह के? वर्ल्ड कप की टीम से उसको बोलते हैं ना, जाओ भाई, शिखर धवन अगर आपको याद हो इतना अच्छा खेल रहे थे और बीच में घायल हो गए। और फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू तो खैर कम है ही, फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। अब चूंकि नील होने वाला है तो जो है सो फेयर वैल्यू है और फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम है, इसका मतलब यहां पे इंपेयरमेंट लॉस है ना। आप नहीं कह सकते कि इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है 12 नंबर। ध्यान से देखिए कि एक इंडिविजुअल एसेट्स का इंपेयरमेंट अगर उसके रिकवरेबल अमाउंट पता चले तब तो करनी है, लेकिन नहीं पता चले तो फेयर वैल्यू से भी कर देनी है। लेकिन अगर वो किसी CGU का पार्ट है
तो फिर तो आपको CGU को देखना पड़ेगा और तब उसके हिसाब से ही बात बन पाएगी। अगर CGU इम्पेयर्ड नहीं हुआ तो टीम में घोड़ा लंगड़ा भी हो गया, कोई बात नहीं, हमें उसका इम्पेयरमेंट नहीं लेना है क्योंकि टीम लंगड़ा नहीं हुआ है, बाकी लोग संभाल लेंगे। यही तो जॉइंट फैमिली की खूबसूरती है कि अगर एक आध पीस एक आध नग अगर गड़बड़ भी हो गए तो बाकी अच्छे होते हैं और उससे काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप ही हैं, तो फिर कहाँ हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए यहीं रुका जाए दोस्त। आज थोड़ा लेट से वो चालू हुआ है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन अब देखिएगा आप सुधरती जाएगी और सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए होमवर्क दूं? होमवर्क देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना? ज्यादा नहीं देता होमवर्क। आप क्वेश्चन नंबर 25 और टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 25 और टेस्ट योर नॉलेज नंबर 3 2 कोशिश कीजिएगा, कल खत्म हो जाएगा। कल इसी समय 8:30 मैंने आज पहले शुरू कर दिया था लेकिन हो नहीं पाया। कल उम्मीद है एकदम टाइम से शुरू हो जाएगा क्लास। कल मैं आपको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट बताऊंगा और थोड़े डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी बताऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।